Hello students, in our last class we have discussed with the genetic material is DNA and it was Hershey and Chase experiment. In today's class we are going to proceed with the next topic of NCERT and that is properties of DNA and RNA as genetic material. Means आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमने दो चीजों को हमेशा रिकमेंड किया है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन केस इट इज आल्सो नोन एज डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी कि ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। लेकिन डीएनए इज प्रीडोमिनेंट, यानी कि डीएनए की डोमिनेंसी हमेशा ज्यादा रही है एज अ जेनेटिक मटेरियल कंपेयर टू आरएनए। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले एग्जैक्टली हम ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। जैसे डीएनए तो आपको पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, बहुत जगह पे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक उसी तरह से आरएनए भी कुछ वायरसेस जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, कई ऐसे वायरसेस हैं जहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन सबसे पहले आरएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल जाना गया था, लेकिन बाद में रिसर्चर्स से पता चला कि दैट जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सो सुटेबल एज कंपेयर टू डीएनए। जितना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होने की पावर डीएनए के पास है, उतनी ज्यादा पावर जो है वो आरएनए के पास नहीं है। तो आज के टॉपिक से आपको ये सारे रीजन समझने हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों डीएनए डोमिनेंट है आरएनए के ऊपर, आरएनए को उतनी सारी फैसिलिटीज क्यों नहीं मिली। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंपेयरिंग पॉइंट्स। हम स्टार्ट करते हैं आज से अपना कंपेयरिंग पॉइंट कि सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है। तो दिस इज अबाउट OH ग्रुप। तो आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी डीएनए के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो इट वाज C5H10O4, लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की तो इट इज C5H10O5। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि जब डीएनए की बात होती है तो डीएनए में सिर्फ थर्ड प्राइम पोजीशन पर, यानी कि कार्बन के थर्ड प्राइम पोजीशन पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि फ्री OH ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में सेकंड प्राइम एज वेल एज थर्ड प्राइम बोथ पोजीशंस पर, इन दोनों ही पोजीशंस पर आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि इन दोनों ही पोजीशन पर यहाँ पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट। आपको ये पता है कि जब OH ग्रुप फ्री रहते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ये रिएक्शन करने के लिए इनहैंस्ड रहते हैं, यानी कि ये तेजी से किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए में एक ही OH ग्रुप, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग पोजिशन पर दो फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे डीएनए में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए में स्टेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि डीएनए के पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, लेकिन आरएनए में दो अलग अलग पोजीशन पर दो OH ग्रुप फ्री होते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, इट इज लेस स्टेबल while DNA is more stable। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये किसके फेवर में जा रही है, इट इज गोइंग इन द फेवर ऑफ डीएनए, कि हमने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों चुना या डीएनए डोमिनेंट क्यों है आरएनए के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में। डीएनए जो होता है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। ऑफ कोर्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन आरएनए जो होते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, फॉर एग्जांपल समथिंग, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगी ये दोनों तरफ के स्ट्रैंड के अंदर पैक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड होने से फायदा क्या है कि नाइट्रोजन बेस दोनों स्ट्रैंड के बीच में पैक है, लेकिन हमारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब यहाँ जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन बेस क्या है, एक तरफ से खुली हुई है, दूसरी तरफ से कोई भी स्ट्रैंड नहीं है जो इनको घेर कर
पैक रख सके, तो नाइट्रोजन बेस का खुला रहना भी इसको रिएक्टिव बनाता है। यानी कि चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस खुले हुए हैं, ओपन है, तो ये किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन बेस क्या है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में पैक्ड है, क्लोज्ड है, तो इस वजह से इसके रिएक्शन की चांसेस नहीं होती है। यानी कि इस पॉइंट से हमें क्या पता चला कि डीएनए लेस रिएक्टिव है और हमारा आरएनए क्या है, मोर रिएक्टिव है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी भी कम थी, तो वो भी एक पॉइंट था। और दूसरा, यहाँ पे रिएक्शन का चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसके नाइट्रोजन बेसेस ओपन है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस है वो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्या है, क्लोज्ड है, तो इसलिए रिएक्शन की चांसेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे डीएनए के पास प्रेजेंट होता है थाइमीन बेस। थाइमीन बेस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है और यहां पर प्रेजेंट होता है यूरासिल। यूरासिल जो होता है ये लेस स्टेबल बेस है, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी पावर कम होती है, लेकिन थाइमीन के पास स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मोर स्टेबल नाइट्रोजन बेस। तो अब यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है, यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट है, लेकिन थाइमीन ज्यादा स्टेबल है, तो ये डीएनए को और भी ज्यादा क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, चौथी पॉइंट पे आते हैं जो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। आरएनए में प्रेजेंट होती है एक एंजाइम दैट इज राइबोजाइम। राइबोजाइम प्रेजेंट होती है, राइबोजाइम एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट which helps in reaction। यानी कि राइबोजाइम एंजाइम जो प्रेजेंट होती है ये आरएनए को किस चीज में मदद करती है, रिएक्शन करने के लिए ये इसको एक्साइटेड करती है। यानी कि इस एंजाइम की वजह से आरएनए जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं, लेकिन हमारे डीएनए में राइबोजाइम जो होगी वो एब्सेंट होती है, राइबोजाइम इज एब्सेंट। तो ये हमारी चौथी पॉइंट हो गई, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो इस बात को फेवर कर रहे हैं कि डीएनए जो होता है, इस डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी है और डीएनए डिजर्व करता है टू बी एज जेनेटिक मटेरियल कंपेयर टू आरएनए। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आरएनए और डीएनए है इसमें जो सुटेबल जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट इज ऑफ कोर्स डीएनए, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉइंट्स डीएनए के फेवर में है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक डीएनए वर्सेस आरएनए के लिए। अब हमारे टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड, यानी कि आरएनए के सारी चीजों को यहाँ पर आपके सामने मैंने कैरेक्टरिस्टिकली रख दिया है। उसके बाद आपकी जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में कि व्हाट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड व्हाई इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, क्यों हम इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक। Okay students, now we are going to start with our new topic that is DNA replication. We will start with the DNA replication. लेकिन यहाँ पे DNA replication जो है आज हम इसकी थ्योरी करने वाले हैं और इस थ्योरी में आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है जिसके थ्रू आप ये समझेंगे कि DNA replication जो है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्यों है, क्यों कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। एक्चुअली इस बात का आइडिया 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बनने के बाद लगा, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जब बना तो हमारे साइंटिस्ट ने कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या देखा कि अगर एक डीएनए, सपोज दैट दिस इज अ डीएनए, ठीक है, ये एक डीएनए है, इस डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू मेक इट्स कॉपी, यानी कि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, टू मेक इट्स कॉपीज, जब डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो उन्होंने कहा कि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं।
ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे और ये दोनों स्ट्रैंड अब टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करने लगते हैं, यानी कि ये एक टेम्पलेट हो जाता है और इस पर ही एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। इस पर ही एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। तो जब नया डीएनए बनता है तो एक होता है पहले से यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड और एक बनता है न्यू डीएनए। सेम केस यहाँ भी है, एक होता है पेरेंटल स्ट्रैंड और एक बनता है न्यू डीएनए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं वो कि इस प्रोसेस से उन्हें ये समझ में आया कि जब भी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहता है। इस स्ट्रैंड पर एक नई स्ट्रैंड तो बनती है लेकिन पेरेंटल स्ट्रैंड भी मौजूद रहता है। तो इससे उनको ये समझ में आया कि डीएनए जो होता है उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो हाफ पार्ट, अपना हाफ स्ट्रैंड कंजर्व रखेगा हमेशा और उसके पेरेंटल स्ट्रैंड जो होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। यानी कि एक से हमने 2 स्ट्रैंड बनाया और उस दोनों ही स्ट्रैंड्स में 4 रेशियोज आई है, P 2 बार N। तो इसमें से 2 टाइम्स आपके पेरेंटल स्ट्रैंड आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 रिजल्ट में से 2 टाइम पेरेंटल और 2 टाइम न्यू, यानी कि ये 2 नया बना तो 2 पेरेंटल अभी भी है। तो इस 2 पेरेंटल का शामिल रहना इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए अर्ध संरक्षित है, यानी कि हमेशा इसका आधा स्ट्रैंड जो होगा वो ओरिजिनल बचा हुआ रहेगा, यानी कि इसका पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा बना रहेगा तो ही उस पर नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। तो ये तो एक थ्योरेटिकल बात थी कि इसको सेमी कंजर्वेटिव हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेमी कंजर्वेटिव को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं। What is the meaning of semi conservative nature of DNA? एग्जाम में ये आपको 2 मार्क्स में थ्योरी के लिए भी आ सकता है या फिर आपको ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, प्रूव विद द एक्सपेरिमेंट। आपसे अगर शॉर्टली पूछा गया कि व्हाट इज डीएनए एंड हाउ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यू विल ओनली गो फॉर द थ्योरी, आप सिर्फ थ्योरी करते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रैक्टिकल पूछा गया एक्सपेरिमेंट के साथ, देन वी विल प्रोसीड फॉर द एक्सपेरिमेंट सून। पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए क्या होती है। व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए? ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करेगा मतलब अपनी कॉपी बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? यू कैन राइट हियर मेकिंग इट्स कॉपी, यानी कि अपनी कॉपी जो ये बना रहा है डीएनए, इसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आपकी प्रोसेस रेडी है कि रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए सिंथेसाइज और मेक इट्स ओन कॉपीज। रेप्लिकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन की हिंदी अगर आपको याद रखनी है तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकरण। इट इज नोन एज प्रतिकरण, यानी कि अपनी कॉपी को खुद से बनाना। तो प्रतिकरण जो होता है ये रेप्लिकेशन है। अब ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? तो नाउ वी विल गो विद द सेमी कंजर्वेटिव डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, when DNA undergoes replication, both the strands get separated and act as template upon which new strand of DNA, we can write new strand of DNA is synthesized. This nature is called semi conservative nature। यानी कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्लियर किया है,
जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, बोथ द स्ट्रैंड्स, इसके दोनों ही स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो जाते हैं, इसके दोनों ही स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट का मतलब ही होता है एंटी कोड स्ट्रैंड, जिसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनेगा उस पर क्या होगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा। ओके, आगे आपको ये चीज समझ में आएगी कि टेम्पलेट और कोडिंग क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि डीएनए के स्ट्रैंड जब सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने वाली जो स्ट्रैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, और इस टेम्पलेट पर फिर से नया डीएनए जो होता है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दोनों अलग होते हैं, फिर इस पर एक और इस पर एक नया बनता है। नए बनने पर भी यहाँ पर पेरेंटल अभी भी शामिल है, और इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो ये तो थ्योरी थी। अब इस थ्योरी को देखकर इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया क्या सच में डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है या नहीं, और इस एक्सपेरिमेंट को एक वेरी नोन साइंटिस्ट मेसलसन एंड स्टॉल ने पूरा किया। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एक्सपेरिमेंट पार्ट। तो मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ बात पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जो है इसमें कौन से साइंटिस्ट जो है वो इन्वॉल्व थे। यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट पार्ट, दैट एक्सपेरिमेंट टू शो और एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड इट इज मिसेल्सन एंड स्टॉल, मिसेल्सन एंड स्टॉल, एंड इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल को प्रपोज किया था, उसके बाद कुछ वक्त लग गया और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। ऑफ कोर्स आपको ये बात पता है कि हर एक्सपेरिमेंट का एक तरीका होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट चुना जाता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जेक्ट ली है, ऑफ कोर्स इट इज इकोलाई। इकोलाई इज व्हाट, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। इन्होंने एक बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन्होंने इस बैक्टीरिया के डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया है। तो इन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए को, सपोज दैट कि ये अगर एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, तो इन्होंने इसको रेडियो लेबल्ड किया ताकि हम इसको सेपरेट करके आराम से देख सके। एंड इसकी जो रेडियो लेबलिंग हुई है, इसमें इन्होंने N15 यानी कि नाइट्रोजन 15 आइसोटोप यूज किया है, और इस आइसोटोप को यूज करके इन्होंने इसको लेबल्ड किया। उन्होंने क्या प्रोसेस यूज की, इन्होंने इस बैक्टीरिया को यानी कि इकोलाई को एक ट्यूब में डाला, और इस ट्यूब में उन्होंने NH4Cl सॉल्यूशन डाला, और इस सॉल्यूशन में इन्होंने जो नाइट्रोजन यूज किया दैट इज 15। और जब ये इकोलाई इस सॉल्यूशन के अंदर था, कुछ देर तक रेडियो लेबलिंग होने के बाद जब इन्होंने इसका रिजल्ट लिया, व्हाट ही गेट, इन्होंने इस रिजल्ट में क्या देखा कि ये हमारा जो इकोलाई का डीएनए है, बोथ द स्ट्रैंड्स हैव बीन रेडियो लेबल्ड विद द N15। ये दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो N15 से क्या हो गए हैं, रेडियो लेबल्ड हो गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि N15 इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इट इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप होता है। तो हमने इसको क्यों यूज किया है, हमने इसको इसलिए यूज किया ताकि हम इसकी लेबलिंग देख सके, वी कैन सी द रेडियो लेबल्ड आइसोटोपिक नेचर, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सके, फर्क देख सके हम लाइट डीएनए में और डार्क डीएनए में। लाइट यानी कि N14 के बैंड्स को और N15 के बैंड्स को हम आगे के एक्सपेरिमेंट में आसानी से अलग अलग देख सके, इसीलिए हमने इसको एक हेवी आइसोटोप में तैयार कर लिया। अब ये है हमारा पेरेंटल डीएनए, यहाँ जो ये N15 बनी है, दिस इज आवर पेरेंटल डीएनए, ये है हमारा पेरेंटल डीएनए। अब हम इसको लेकर अपने आगे के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा डीएनए रियल में सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। देखते हैं क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया उसमें आपने क्या देखा कि N15 और N15 यानी कि हमने डीएनए को एक हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप में रेडियो लेबल्ड किया, तो हमारा जो पेरेंटल डीएनए था वो क्या बना, N15 बना। यानी कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो है इस पर क्या प्रेजेंट है, N15 एंड N15, दोनों ही स्ट्रैंड्स पर N15 थी। N15 और N15 को हम हेवी बैंड कहते हैं, यानी कि हेवी आइसोटोप है। तो हमें एक ट्यूब पर हमने इसके ऑब्जर्वेशन को देखा, रिजल्ट देखा, तो हमने इस ट्यूब पर देखा एंड इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। और इस ट्यूब की खासियत ये है कि ये डिस्टिंग्विश कर पाता है, रेडियो लेबलिंग को ये दिखा पाता है। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि इस ट्यूब के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट है, दैट इज सीजियम क्लोराइड। इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होती है सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, जिसकी मदद से ये एक डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह काम करते हैं और हम रेडियो लेबल्ड कोई भी पार्ट को, कोई भी केमिकल को आसानी से इस ट्यूब पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस ट्यूब पे हमें जो रिजल्ट मिली है वो किसकी मिली है, हेवी बैंड की मिली है, क्योंकि हमने हेवी आइसोटोप को यूज किया था। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पेरेंटल डीएनए को उन्होंने 20 मिनट तक अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखा, लेकिन अभी उन्होंने जो नाइट्रोजन यूज किया है, ही यूज्ड N14 आइसोटोप, और N14 जो होता है वो नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप होता है। तो लाइट आइसोटोप में जब उन्होंने 20 मिनट तक रखा, उसके बाद इस डीएनए ने जब अपनी कॉपी बनाई, देख सकते हैं आप यहाँ पे रेप्लिकेशन हो चुका है। एक डीएनए से कितने बन गए हैं, 2, लेकिन चूंकि N14 में रखा गया तो इसमें से एक स्ट्रैंड N15 है और दूसरा N14 है। इसमें भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ जो स्ट्रैंड्स हमने ली है इसमें भी एक N15 होगा और दूसरा N14 होगा। क्यों? क्योंकि हमने 15 को अलग किया है और उस पर हमारी जो नई बनी है वो कौन है, 14, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कौन से लिया है, 14। तो यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पर तो खैर एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड अभी भी है, यानी कि 4 स्ट्रैंड जो है इसमें से 2 अभी भी पेरेंटल है, यानी कि N15 है। फिर भी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अगले 40 मिनट तक किया और इस 40 मिनट में उन्होंने फिर से NH4Cl का यूज किया है और इसमें भी उन्होंने N14 आइसोटोप को यूज किया। और जब वो रिजल्ट देखते हैं तो उनको फिर से यहाँ पे 2 तरह का स्ट्रैंड बनता हुआ नजर आया, एक लाइट स्ट्रैंड और एक हाइब्रिड। अब इस 4 रिजल्ट में से 2 रिजल्ट अभी भी ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स बने हैं और 4 में से 2 स्ट्रैंड्स ऐसे हैं जिन पर अभी भी हमारा जो ये पेरेंटल N15 था वो शामिल है। यानी कि 4 में से अभी भी 2 ऐसे स्ट्रैंड हैं जिस पर हमारा पेरेंटल डीएनए मौजूद है एंड दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। 4 में से 2 सेमी मींस होता ही है हाफ, यानी कि 4 अगर डीएनए बना तो उसमें से 2 अभी भी ऐसा है जिस पर पेरेंटल स्ट्रैंड शामिल है और इस तरह से ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को कर रहा है प्रूफ। आप खुद देख सकते हैं N14 डालते ही आपके जो न्यू बैंड्स बनेंगे उनमें से 2 ऐसे बैंड हैं जो लाइट बैंड बनेंगे और 2 ऐसा है जो हाइब्रिड बैंड बना है, यानी कि हमारी अभी तक N15 जनरेशन कंटिन्यू है। हमने फर्स्ट जनरेशन में भी N15 देखा, हमने सेकेंड जनरेशन में भी N15 देखा। इससे ये बात टोटली क्लियर हो जाती है कि डीएनए जो है वो अपने पेरेंटल स्ट्रैंड को कंजर्व करता है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। अगर टोटली नहीं तो हाफ नंबर ऑफ डीएनए में जरूर ये कंजर्व रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो ये था हमारा डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, इसका प्रूफ, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इसके लिए आपको इस पूरे को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेना है और आपको मेनली एक्सपेरिमेंट पुट करना होता है। इट इज वेरी मच इजी एक्सपेरिमेंट। जो भी स्ट्रैंड पेरेंटल है और जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उसकी ही नई कॉपी आप बनाएंगे एंड यू हैव टू शो द डेंसिटी ग्रेडियंट, और आप डेंसिटी ग्रेडियंट दिखाकर यहाँ पे बैंड्स को प्रूफ करेंगे। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो ये रेप्लिकेशन के लिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है,
कैसे डीएनए, एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बन जाती है कॉपी, यही है हमारी अगली टॉपिक कि रेप्लिकेशन कैसे करता है डीएनए। तो अगली टॉपिक में मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे। थैंक यू सो मच।